गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से पहली क्लास में मैंने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर का सिलेबस फिनिश किया था। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक के नोट्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे और इसके जो न्यूमेरिकल्स या थ्योरी है वो भी आपने कंप्लीट कर ली होगी। जहाँ तक बात न्यूमेरिकल्स की है, जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो अच्छे न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो मैं आज आपको कुछ न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको बताऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है और इस स्ट्रेट वायर की लेंथ दोनों साइड में इनफाइनाइट है, स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। ध्यान रखें, ये स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर लिखते हैं। इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से या मैक्सवेल लॉ से निकाल सकते हैं। या तो मैक्सवेल लॉ से इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे या फिर राइट हैंड रूल से भी हम इसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है। ये भी मैं आपके साथ एक क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ऐसे सर्कल्स जिसके सेंटर से ये वायर पास होता हो और उन सब कंसेंट्रिक सर्कल्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, जैसा आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये होती है। सेकंड केस जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला केस है, ये पहला भी और दूसरा भी, ये अगर हमारे पास कोई लूप है और उस लूप के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो लूप के सेंटर, इस लूप में करंट आपकी आई है, तो लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R होता है। और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मैं सब आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसको आप B वायर यानी W, इसको आप B लूप यानी BL भी कह सकते हैं, जिससे आपको पहचान हो जाए कि BL की वैल्यू ये होती है, BW यानी B वायर की वैल्यू ये होती है। तीसरा केस बच्चों सोलेनॉइड का होता है। थर्ड केस सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है हाँ म्यू नॉट एन आई। तो बच्चों इसका मैग्नेटिक फील्ड B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपकी N की होती है। N होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर टोटल टर्न्स कैपिटल N है और लेंथ आपकी L है, तो N इज़ इक्वल टू कैपिटल N बाई L होता है। ये वैल्यू अगर हम यहाँ रिप्लेस कर दें तो देन वी कैन से दैट B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N आई अपॉन L। इसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो दो तरीके से निकलती है। एक इसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका क्लॉक फेस रूल है, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। क्लॉक फेस रूल में ये होता है कि इसके जिस एंड पर करंट की डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज होती है, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो इससे हम मानते हैं कि ये एक एन ऐसे बन सकता है, ये एन है ऐसे, तो ये आपका नॉर्थ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा। और इसके जिस एंड में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है ऐसे, वहाँ एस आप बना सकते हैं, तो वो आपका साउथ पोल। इसके साथ साथ बच्चों अगर टोरॉयड आपको मिल जाता है, तो टोरॉयड के लिए आप क्यों मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वही निकालेंगे जो सोलेनॉइड का होता है, B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। पर इसमें जो n है वेहर n इज़ इक्वल टू, यहाँ पर n इज़ इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 2 पाई R होता है, क्योंकि टोरॉयड सर्कुलर होता है, उसकी पेरीमीटर 2 पाई R होती है। तो B इज़ इक्वल टू आप लिख सकते हैं, B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन ये आपका 2 पाई R, ठीक है, 2 पाई R, ये इसमें आप लिख सकते हैं।
तो इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन आपकी इनसाइड द कोर, इनसाइड द कोर अलोंग द करंट होती है। इसमें हमें कोई भी अलग से नियम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट ऐसे ही इसकी डायरेक्शन को बता सकते। तो स्टूडेंट्स, बाकी फॉर्मूले की बात हम अभी नहीं करते हैं। बाकी फार्मूले आपके फोर्स के होते हैं, वो एक या दो न्यूमेरिकल करने के बाद आपको फिर फोर्स के फार्मूले बताऊंगा। तो मैं इस पर एक न्यूमेरिकल आपका निकालने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि न्यूमेरिकल कैसे निकालना है। बच्चों, ये है एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है। इसमें गिवन है ए सर्कुलर कॉयल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। जो टोटल टर्न्स यहाँ पर है वो 100 है और उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। कैरीज ए करंट 0.40 एम्पियर, 0.40 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो बच्चों, मैंने आपको लूप के केस में बताया था कि अगर हमारे पास कोई लूप होता है और उस लूप के सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, तो फॉर लूप, इसको हम सिंपल लिखेंगे, फॉर लूप अगर हमारे पास लूप है, देन मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू होता है μ0I/2R। लेकिन इसमें कॉयल है यानी n टर्न्स हैं, तो अगर n टर्न्स है तो देन हम लिख सकते हैं B फॉर कोयल इज इक्वल टू μ0NI डिवाइडेड बाई 2R। अब स्टूडेंट्स, ये जो म्यू है, μ0 की वैल्यू आप लिख सकते हैं। μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N यहाँ गिवन है 100 और करंट भी यहाँ पर गिवन है 0.40 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2R। रेडियस आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और अब आप इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन इसमें ऐसे है क्लॉकवाइज, तो आप अपने राइट हैंड को ऐसे रखोगे, देखिए, तो थंब जिस तरफ होगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये मैंने लूप के लिए फॉर्मूले को यूज़ करके बताया है। अब आपका न्यूमेरिकल नंबर 3 मैं करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो स्ट्रेट वायर का है। तो बच्चों, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट 50 एम्पियर। वायर में करंट आपकी गिवन है 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब आपको ध्यान रखना है कि अब आपको डायरेक्शन गिवन है और डायरेक्शन जनरली इस तरीके से होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हम अपनी मर्जी से भी डायरेक्शन ले सकते हैं और आप जो स्टैंडर्ड है तरीका लेने का, उससे भी ले सकते हैं। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। तो R इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ द वायर। यहाँ पर ये गिवन है, जो वायर आपको गिवन है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में गिवन है, यानी कि ये वायर है, इसे मैं थोड़ा सा डार्क आपको करके दिखा देता हूँ। ये वायर है नॉर्थ टू साउथ और इससे 2.5 सेंटीमीटर ईस्ट में एक पॉइंट है, ये 2.5 सेंटीमीटर यहाँ एक पॉइंट है। आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, जबकि करंट की डायरेक्शन इसमें जो गिवन है आपके क्वेश्चन में वो नॉर्थ टू साउथ, ये करंट की डायरेक्शन है I। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन स्ट्रेट वायर का है और स्ट्रेट वायर में डिस्टेंस ये है, तो B फॉर वायर इज इक्वल टू μ0I डिवाइडेड बाई 2πr होता है। अगर इस वायर में n टर्न्स हो जाते हैं, मतलब एक साथ कई सारे तार हो जाते हैं, तो आप यहाँ n ले लेते, तो ये हो गया B वायर इज इक्वल टू μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू I करंट आपका यहाँ गिवन है 50 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2π और R की वैल्यू यहाँ गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, ये 2π से ये कैंसिल हो गया 2 और अब आपका आंसर निकालना बेहद सिंपल हो गया है।
अब डायरेक्शन की अगर बात करते हैं तो देखो जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड का जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए ऐसे। अब आप हथेली से नीचे की ओर पुश कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो नीचे की होगी। तो बच्चों मैंने अभी दो फॉर्मूले लिए हैं, जो एक था स्ट्रेट वायर का और एक था लूप का, और उसको यूज़ करके मैंने आपको दिखाया है। एंड दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ए टॉरॉयड हैज़ ए कोर नॉन फेरोमैग्नेटिक ऑफ रेडियस इनर 25 सेंटीमीटर एंड आउटर 26 सेंटीमीटर। तो मैं दो रेडियस यहाँ ले लेता हूँ, इनर 25 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस आर आउट 26 सेंटीमीटर। आप चाहें तो सबसे पहले इनका एवरेज आर का निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा आर इन प्लस आर आउट डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 25 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2, और ये एवरेज जो आपका आर बनेगा ये 25.5 सेंटीमीटर। फिर ये कहता है कि अराउंड विच 3050 टर्न्स ऑफ ए वायर आर वाउंड, हियर द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जो वहाँ यहाँ पर गिवन है 3500 टोटल टर्न्स है। If the current in a wire is 11 ampere, current I is equal to 11 ampere. What is the magnetic field outside the toroid, inside the core of toroid, and in the empty space surrounded by the toroid? बच्चों टोरॉयड एक सर्कुलर सोलेनॉइड ही होता है ऐसा। तो जब हम आउटसाइड की बात करते हैं तो हम इस पॉइंट की बात कर रहे होते हैं। जब हम इनसाइड द कोर की बात करते हैं तो सोलेनॉइड की जो स्ट्रक्चर है वो अगर हमने इस तरीके से बना ली है तो इनसाइड द कोर आपका यहाँ हो जाता है ये पॉइंट, और इसके बाद इन द एम्प्टी स्पेस पॉइंट यहाँ, तो यहाँ P और Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, आप प्रूव कर चुके हैं। द मैग्नेटिक फील्ड, आर्टिकल में आपको बताया, द मैग्नेटिक फील्ड at point P and Q are 0। अब पॉइंट R के लिए बात करते हैं। एट पॉइंट R B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट NI, जहाँ पर जो N है इसकी जगह आप लिख सकते हैं B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल NI डिवाइडेड बाई 2 पाई R। मैंने आपको समझाया बिकॉज N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2 पाई R। और ये वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर लीजिए, ये होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। कैपिटल N यहाँ गिवन है 3500 और I की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 11 एम्पियर और डिवाइडेड बाई 2 पाई R, 2 पाई और जो आपकी मीन रेडियस आई है वो 25.5 और इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 10 टू द पावर -2। तो अगेन ये आपका 2 आ जाएगा कैंसिल होकर के और इसे आप कैलकुलेट कर देंगे। तो इस तरीके से टोरॉयड के कारण भी हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों कभी कभी दो स्ट्रेट वायर के बीच फोर्स निकालने के आर्टिकल आ सकते हैं या न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो ये यहाँ एक न्यूमेरिकल गिवन है आपकी NCERT की बुक में होता है, ये न्यूमेरिकल नंबर 7। इस न्यूमेरिकल नंबर 7 में आपको दो वायर मिलेंगे जिसमें एक वायर में करंट है I1 इज़ इक्वल टू 8 एम्पियर और दूसरे वायर में करंट है I2 इज़ इक्वल टू 5 एम्पियर। और इनमें डायरेक्शन सेम होती है करंट की और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है। आपको इनके बीच का फोर्स निकालना है और वो फोर्स आप 10 सेंटीमीटर लेंथ के लिए निकाल सकते हैं, यूनिट लेंथ के लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो 10 सेंटीमीटर लेंथ के लिए फोर्स कैलकुलेट करना है। दो स्ट्रेट वायर जब हमारे पास होते हैं, जैसे ये दो स्ट्रेट वायर है और पहले वाले स्ट्रेट वायर में करंट I1 है, दूसरे वाले स्ट्रेट वायर में करंट I2 है, यहाँ R इनके बीच की डिस्टेंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। अब आप इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करिए। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई होता है 2 इंटू 10 की पावर -7
I1 जो फर्स्ट करंट आपको गिवन है 8 एम्पियर, I2 जो सेकंड करंट आपको दिया है 5 एम्पियर, और डिवाइडेड बाई 2 पाई की वैल्यू मैं लिख चुका हूँ। R इनके बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर नहीं 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 की पावर -2, और L जो लेंथ गिवन है वो 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 की पावर -2। ये कैंसिल हो गया और अब आप बड़े इजीली इनके बीच का फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों सोलेनॉइड का अगर सोलेनॉइड का न्यूमेरिकल आपसे कोई पूछा जाता है तो उसको करना है, और लूप का, स्ट्रेट वायर का, ये 3 चीज़ें, टोरॉइड का, ये 4 चीज़ें मैंने आपके सामने अभी एक्सप्लेन की हैं। चारों का मैंने एक एक न्यूमेरिकल आपके लिए सॉल्व किया है, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि आप किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक फॉर्मूला आपके इस चैप्टर में यूज होता है टर्क का। टर्क को कहते हैं NIAB साइन थीटा, और एक गैल्वेनोमीटर आप इसमें यूज करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में जो I होता है, I इज इक्वल टू कैपिटल G फाई होता है, और जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है कैपिटल G, उस कैपिटल G की वैल्यू यहाँ पर होती है कैपिटल G इज इक्वल टू K अपॉन NBA, ये इसकी वैल्यू होती है। तो अब G की वैल्यू के बेस पर हम इसकी करंट सेंसिटिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ G। जो करंट सेंसिटिविटी होता है उसको हम कहते हैं फाई बाई आई, और यहाँ से फाई बाई आई इज इक्वल टू 1 अपॉन जी आ जाएगा, और 1 अपॉन जी इज इक्वल टू NBA अपॉन के हो जाता है। अगर आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए तो वो होता है फाई बाई वी, और ये होता है फाई बाई वी इज इक्वल टू आई आर। फाई बाई आई की जगह आप लिख सकते हैं NBA अपॉन के इंटू ये आर यहाँ लिखना है, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी। आपके NCERT की एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल गिवन है बच्चों, उसको आप ढूंढ लेना, शायद वो न्यूमेरिकल नंबर 10 है, उसमें कुछ डाटा गिवन है। चलो मैं डाटा आपको लिख देता हूँ, डाटा आपको बताता हूँ। 2 गैल्वेनोमीटर आपके पास है, एक गैल्वेनोमीटर G1, और G1 गैल्वेनोमीटर के लिए जो डाटा गिवन है उसका रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 10 ओम है, और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपने केवल 30 लिए हैं, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर है, और जो B1 मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर है उसके मैग्नेट का वो 0.25 टेस्ला है। एक दूसरा गैल्वेनोमीटर है जिसको हम G2 कहते हैं, इसका डाटा आपको इस तरीके से गिवन है, R2 इज इक्वल टू 14 ओम है, N2 नंबर ऑफ टर्न्स उसमें 42 है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गैल्वेनोमीटर का 1.8 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर है, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.50 टेस्ला है। दोनों गैल्वेनोमीटर का ऑलमोस्ट सभी डाटा आपको दे दिया है, और अब आपसे पूछते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर 2 मीटर्स। दोनों मीटर्स के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट K सेम है, इसके लिए भी और इसके लिए। अब आपसे कैलकुलेट करना है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो बच्चों जो करंट सेंसिटिविटी है ये मीटर 1 और ये मीटर 2। तो सबसे पहले आप करंट सेंसिटिविटी कैलकुलेट करेंगे। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है NBA डिवाइडेड बाई K। तो देखो यहाँ NB गिवन है, B भी गिवन है, A भी गिवन है, तो इनका रेशो हम बहुत आराम से बना सकते हैं। द रेशो ऑफ द करंट सेंसिटिविटी इज N1 B1 A1 डिवाइडेड बाई K1, और इसको डिवाइड किया आपने K2 डिवाइडेड बाई N2 B2 A2। ऑल डाटाज आर गिवन, सो यू कैन कैलकुलेट। इसके बाद आपको निकालना है रेशो ऑफ द, चलो मैं इसको रेशो के फॉर्म में लिख देता हूँ, CS1 और CS2। इसके बाद आपको निकालना है रेशो ऑफ द वोल्टेज सेंसिटिविटी VS1 और ये VS आपका 2। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशो भी आपको पता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी में सिर्फ एक R एक्स्ट्रा आता है, तो वो N1 B1 A1 डिवाइडेड बाई K1, और वो K के साथ R होगा, इनटू इसको लिख सकते हैं K2 R2
डिवाइडेड बाय N2 B2 एंड A2। केवल ये एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में गैल्वेनोमीटर का था। बाकी बच्चों आप एडिशनल से पहले सभी न्यूमेरिकल अब आप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने न्यूमेरिकल ले लिए हैं जो ठीक ठीक से थे, और एक न्यूमेरिकल मैंने एडिशनल के बाद का भी ले लिया है, और इससे नेक्स्ट हम अगली क्लास में भेजेंगे। टिल देन गुड बाय।